मैं भगत सिंह से दो चार होना चाहता हूं, उनसे नजरें तो नहीं मिला सकता, उनके चरणों पर मैं शीश नवाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे शहीद आजम धरती के लाल भगत सिंह का जन्मदिन है। सरदार भगत सिंह 28 सितंबर 1907 लायलपुर पंजाब में उनका जन्म हुआ, जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है। लायलपुर पंजाब 1907 28 सितंबर धरती के लाल भगत सिंह, सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है आज। इनकलाब जिंदाबाद। जनाब, आप भी जानते हैं, बहुत ही कम उम्र में जो काम वो कर गए, बहुत सोचते रह जाते हैं कि जिंदगी को जीना कैसे है, और वो हम लोगों को दिखा के गए कि देखो जीना इसी का नाम है। 23 वर्ष 4 महीने 25 दिन अपने जिंदगी के उन्होंने धरती पर गुजारे और सदियों सदियों के लिए अपना नाम अमर कर गए। सच पूछिए तो उनकी आयु वो 23 वर्ष नहीं है, ये 2300 वर्ष तक भी वो नहीं मिटने वाले सपूत हैं इस धरती मां के। भगत सिंह, भगत सिंह जैसा कि आप जानते हैं, उनके परिवार में ही हिंदुस्तान के लिए मर मिटने का आमदा रहा है। उनके चाचा अजीत सिंह, उनके पिता, उनकी भाभी दुर्गा भाभी, ये सब क्रांतिकारी गतिविधियों में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्ज हैं। भगत सिंह जब बचपन में युवा थे तो उन्होंने तकलीफ सुनी थी कि क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। मालूम है आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को यह घटना को अंजाम दिया था, ये क्रूर डायर ने, और हम हजारों हजार की संख्या में मारे गए, गाजर मूली की तरफ काट दिए गए। ये कहानियां वो अक्सर अपनी मां से सुनते थे और उनकी जुबान पे यही था कि ब्रिटिशर्स को यहां से जाना होगा। उन्होंने अपने सपने को तिलांजलि दे दी, अपने सपने को त्याग दिया और अपना नाम धरती मां के साथ जोड़ लिया। जैसा ही नाम भगत, वैसे ही ये धरती मां के हिंदुस्तान के भगत थे, भक्त थे, और उन्होंने अपने नाम को ये जता दिया कि तुम भक्त ही हो, देशभक्त ही हो, भगत सिंह हो। उम्र बढ़ी, क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी, और समय के साथ सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन हिप्रेस, हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संगठन की स्थापना की थी। उसी में ये ज्वाइन किए। इनसे तरह तरह के परीक्षा ली गई कि क्या तुम इस क्रांतिकारी गतिविधियों में ठट सकते हो, सस्टेन कर सकते हो, और हर परीक्षा में वो सफल रहे। समय के साथ जानते ही हैं आप, साइमन कमीशन भारत में हम भारतीयों से बात करने के लिए आया था, और हमने कहा साइमन गो बैक। 1928 में अक्टूबर महीने में लाहौर में सैंडर्स ने लाठी चार्ज किया, जब लाला लाजपत राय और उनके इशारे हमारे देशभक्त साइमन के गो बैक का नारा लगा रहे थे, जुलूस निकाले हुए थे शांतिप्रद। ऐसे में पुलिस ऑफिसर सैंडर्स ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया कि लाठी चलाओ, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय यानी पंजाब केसरी घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय ने दम तोड़ दिया, पर जाते जाते उन्होंने अपनी जुबान पे एक बात कह गए,
मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की हर एक चोट अंग्रेजों के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। यह बात जहन में पहुंच गया था भगत सिंह के। तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनके 3 शिष्य, हमारे 3 वीर सपूत क्रांतिकारी भारत मां के, सरदार भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव, जिनको हम प्यार से शॉर्ट में भसूरा कहते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों ने कसम खाई 1 महीने के भीतर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करेंगे, विद इन द मंथ। यह कसम उन्होंने 17 नवंबर को खाई और 17 दिसंबर 1928 तक मौत की नींद सुलाने की बात की उस पुलिस अधिकारी जो हमारे लाला लाजपत राय के मौत का कारण था, सैंडर्स की। संयोगवश मौका नहीं मिला और आखिरी दिन था बस। और उसने क्या किया, जान पर खेल लिए और तीनों ने लाहौर में बड़े बाजार में सैंडर्स को घेर कर गोलियों से भून दिया और इस तरह से सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दी गई लाहौर में। इन तीनों पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी का केस चला, लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और इस मुकदमे की पैरवी के लिए कोई भी हमारे इंडियन बड़े वकील नहीं पहुंचे। पर जो भी है, इस मुकदमे के तहत इन तीनों को सजा हुई, पर उनकी सजा को तो छोड़िए, जब तक ट्रायल चल रहा है। इस बीच भगत सिंह जो हैं, हम देखें तो पब्लिक सेफ्टी बिल के अगेंस्ट 1925 में जो पब्लिक सेफ्टी बिल आई थी, हम देखते हैं बहरों को सुनाने के ख्याल से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जनरल असेंबली यानी जो लोकसभा है उसके वेल में, यानी जहां पर स्पीकर बैठते हैं उसके आगे की जगह में लो इंटेंसिटी का एक बॉम्ब फेंका। मारने का कोई इरादा नहीं, खाली जगह पे, सिर्फ इसलिए कि यह आवाज होगी और आवाज ब्रिटिश तक जाएगी, इंग्लैंड जाएगी और आवाज क्या होगी कि ब्रिटिश मतलब इंडिया के पार्लियामेंट में बम विस्फोट हुआ है। तो इससे एक मुकदमा दायर होगा और हम मंच पर जाएंगे और जुडिशियरी को आजादी का मंच बना देंगे। इसी ख्याल से बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने धारासभा में, केंद्रीय धारासभा में बम फेंका 29 मार्च को। इसमें उन लोगों को मारने का इंटेंशन नहीं था तो उन लोगों को सजा नहीं हुई, लेकिन इधर लाहौर वाला जो केस था इसमें इन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम राजगुरु को मौत की सजा मुकर्रर हुई और अंततः तय हुआ कि 24 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाएगी। लेकिन हम लोग प्लान कर चुके थे कि किसी तरह से उन्हें वहां से हटाना है, भगाना है। लेकिन अंग्रेजों को शायद यह आसार थे कि हमला हो सकता है इस पुलिस स्टेशन थाने पर, अतः अंग्रेजों ने फांसी के तय किए गए तारीख से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर में सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। पर हम लोगों को पता चला, हम लोग गए, लेकिन उनके लाश को, मरे भी नहीं थे ये लोग ठीक से, सबको उतार के और फिर जिंदा जला दिया। हालांकि हम लोग फिर जाकर के उन्हें ठीक से जलाए। यह कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की। 23 वर्ष 4 महीने 25 दिन का यह शख्स हिंदुस्तान पर अगर हम रहे, आप रहे, तो 2500 वर्ष तक राज करेंगे हमारे दिलों में। यह है आपके भगत सिंह। इन्होंने पुस्तक लिखी जेल में रहते हुए, मैं समाजवादी क्यों।
वाई आई एम सोशलिस्ट। उनके एक एक अक्षर पढ़ने की चीज है। उनके वो मूंछें आज भी दीवानगी से भर देता है। जब भी मैं ऐसे युवाओं को देखता हूं उनके जैसे मूंछें रखते हुए, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। भगत सिंह जिंदा हैं। उनकी प्यारी सी टोपी, टोपी के शौकीन थे, काबिल तारीफ है। क्या स्मार्ट। याद रहे, जब तक इस देश में भगत सिंह जिंदा रहेंगे, हिंदुस्तान फिर गुलाम नहीं हो सकता। और याद रहे, भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक विचार है, विचार, आइडियोलॉजी। और अगर आपने भगत सिंह को मार दिया तो समझिए एक पूरी आइडियोलॉजी को मार दिया। इसीलिए सबके दिलों में भगत सिंह जिंदा रहना चाहिए, सबके कर्म में वो अनुभूत होते रहना चाहिए। अगर उनको भुला दिया तो एक आइडियोलॉजी चली जाएगी, ये ध्यान में रखना। तो वो एक विचारधारा है। आज देखिए भारत में, खास करके पश्चिमोत्तर भारत में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कई हमारे युवा हैं जो इनके जन्मदिन को बड़ी ही खुशियों से सराबोर करते हुए मनाते हैं। भगत सिंह के नाम पर कई क्लब्स हैं, भगत सिंह क्लब्स, और युवा इनके क्लब के माध्यम से उनके प्यारे विचारधारा को फैलाते हैं, जिंदा दिली को फैलाते हैं और अपने जान न्यौछावर कर देने के अंदाज को भी बयां करते हैं। और इस तरह से सामाजिक धार्मिक कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं। मैं उन तमाम भगत सिंह क्लब के मेंबरान को, सदस्यों को भी नमन करता हूं कि ये जारी रहना चाहिए। तो भगत सिंह के लिए ये छोटी सी बात, उनके लिए इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, बाकी कहानी रात में वीडियो में सुनेंगे। भगत सिंह ये एक प्रेम कथा नहीं, पर हां, ये एक धरती मां और उसके बेटे की प्रेम कहानी जरूर है। तो भगत सिंह एक प्रेम कहानी है, इस हिंदुस्तान, इस धरती मां के बेटे की कहानी। ये मां बेटे की कहानी है, त्याग की कहानी है, प्रेम की कहानी। ठीक है, तो चलिए भगत सिंह के लिए एक बार बोल दीजिए, इनकलाब जिंदाबाद। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं इधर बेटा। ठीक है सर, मेरे तरफ से इनकलाब जिंदाबाद, कृपा, थैंक यू बेटा। अमन, हाँ सर, अमन, इनकलाब जिंदाबाद। राजेश सर, पाकिस्तानी भी तो अभी भगत सिंह, बिल्कुल बेटा। दिल बट जाते हैं, जमीन का टुकड़ा नहीं बटता, ये याद रखिएगा। और अगर जमीन से प्यार है तो उस पर रहने वाले हर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, इंसानों से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि ये सरजमी ही है जो आपको खाना देता है, आपको पालता है, पोसता है, सुरक्षा देता है, पानी देता है, जीवन देता है, हवा देती है, वायु देती है। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है, जो हमारा परिवेश है, वही तो हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। जीवन सिर्फ आप में नहीं है, ये तमाम चीजों में जीवन है। फिजिक्स कहता है कि एयर में कोई लाइफ नहीं है, पानी में कोई जीवन नहीं है, लेकिन सच पूछिए, उसके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता। व्हाट इज द लाइफ? तो ये बायोटिक ही जिंदगी है? नहीं, ए बायोटिक भी लाइफ है। हमारे शरीर से अगर वायु निकल जाए तो हम निष्प्राण हो जाएंगे, निष्प्राण। और ये वायु क्या है? ए बायोटिक है, अजैव है, जिसमें जीवन नहीं है, पर इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यही तो कयामत है, यही तो देखना है। इसलिए बेटा, जब आप जमीन के टुकड़े से प्यार करने लगेंगे तो उस पर कदम ताल करने वाले तमाम जीव जंतुओं, और मनुष्य तो मनुष्य है, से मोहब्बत हो जाएगी। इसलिए सरहदें राजनीतिक रूप से बट जाती हैं, पर भूगोल जो है वो कहता है नहीं, वी आर वन, वी आर वन, वी आर वन। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत ऊपर में भगवान अल्लाह आदि, बहुत अच्छा बोले। भगत सिंह की दिल की शांति है, बिल्कुल बेटा।
मीना, बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। तो चलिए बेटा, भगत सिंह के लिए ये हमारी तरफ से, आप सब की तरफ से ये छोटी सी चीज है। विशाल कह रहे हैं कि ज्योग्राफी यूट्यूब पर पढ़ाइए। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे जाइए, मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस बहुत सारी हैं, क्लास 6 से लेकर के 10th तक की है, पढ़िए। अभी 11 12 भी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आपके एमसीक्यू की। ठीक है, एमसीक्यू की। हम इतने खो गए आपसे बात करने में, ये डिजिटल बोर्ड भी हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि ये भी तन्हाई महसूस कर रहा था। ठीक है ना। चलिए, सर नाथुराम गोडसे गांधी जी का दोस्त था, पर उसने गांधी को क्यों मारा? सही बात है, कहानी क्या बात रही है। वाह राजेश, थैंक यू बेटा। बिल्कुल अमन, ये प्रेम कहानी है एक मां बेटे की, ये स्नेह की कहानी है मां बेटे की। मीना कह रही है कि सर थोड़ा और सुना दीजिए। बेटा अगर मैं थोड़ा और सुनाने लगा तो ये मेरे आंखों के आंसू जो है ना, ये मेरे गाल से टपकते हुए मेरे सीने को सींच देगा। बात ही ऐसी है बेटा। अभी 9th में भी मैंने पढ़ाया है और सबसे पहले भगत सिंह की ही बात बताई है, वहां भी मैं रो रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। वो शख्स ही ऐसा है जो सबको रुला देता है, दिल को छू जाता है। किसी भी सूरत में गांधी से कम कहीं भी नहीं है शहीद भगत सिंह। एक छोटे से पीरियड में, एक छोटी सी उम्र में जो उसकी इंटेंसिटी है, देशभक्ति का जो घनत्व है, जो उसकी देशभक्ति का, पेट्रोटिज्म का जो ग्रेविटी है, बहुत बड़ा है। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये शख्स, ये छोटी सी उम्र 23 वर्ष, और जो कर गया वो कर गया। तो ये चीज है। इसीलिए जीवन में कभी भी मौका लगे, एक बार जरूर उनके घर पर जाइए। आज वो टूरिस्ट प्लेस है, पर वो टूरिस्ट प्लेस नहीं, वो जगह बताएगा कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं। हकीकत ये है। इसलिए कभी भगत सिंह को मरने मत दीजिएगा। अपने कर्मों में, अपने दिलों में उन्हें बसा के रखिए। ठीक है। तो है रितेश, मैं अच्छा हूं बेटा। बोर्ड चालू हो गया है अमन? हाँ हाँ, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। और बताइए। बिल्कुल सर, आप कैसे हैं? गुलशन, मैं अच्छा हूं सर। उसे टूरिस्ट प्लेस नहीं, मंदिर होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। वो जगह भारत माता और भगत बेटा कि प्रेम की संवेदनाओं की स्थली है। उनका वो जन्म स्थान, उनका वो मृत्यु स्थान, भारत माता और उनके पुत्र भगत सिंह के प्रेम की संवेदनाओं की वो स्थली है, जिसे चूम कर ही नमन किया जा सकता है। अपने पैमाने पर सजा लीजिए, यह बहुत जरूरी है। गुलशन, हां बेटा, बिल्कुल अमन, वीडियो भेज दूंगा। थैंक यू बेटा। मैं अच्छा हूं बेटा। मैं इंसान हूं,
गुस्से को तो मैं रोक लेता हूं, बर्दाश्त कर जाता हूं, लेकिन जहां प्रेम है, जहां संवेदनाएं हैं, जहां सेंसेशन है, जहां भावनाएं हैं, जहां इमोशंस हैं, जहां स्नेह है, जहां प्यार है, जहां मोहब्बत है, जहां सदियों का इंतजार है, जहां मिलन की बेकरारी है, हसरत जहां दम तोड़ देती है, यह कहानी है भगत सिंह की। इसीलिए आज भी वो जिंदा है, क्योंकि ये नफरत की कहानी नहीं, प्रेम की जुबानी है। रोशन, आपका कमेंट आ रहा है। गुलशन, आपका डाउट है, बताइए। अमित, मैं भगत सिंह के बारे में फिर एक बार बताऊंगा रात में वीडियो पर। चुक्कर में चाय पीते हैं तो भारत मां को चूम लेते। क्या बात कही, सही बात आपने कहा। कहानी, इस मिट्टी से प्रेम करिए, जीवन देता है ये, जीने का रास्ता बताता है ये। हमको भी कुछ कुछ होता है सर, जय होना ही चाहिए और होके ही रहेगा। जब भी आप किसी भी समय शांत होकर के अपने दिल की अंतरतम गहराइयों में उतरिएगा भगत सिंह के साथ, तो याद रखिएगा यह प्रकट होगा आंखों से बहता हुआ आंसू के रूप में, और यह आंसू तमाम कहानियां बयान कर देगी। बिल्कुल गौतम, वो भारत के दिलों में जिंदा है। बहुत मस्त पढ़ाते हैं सर, आप ऐसा कहते हैं। सिक्स आवर का क्लास, ठीक है बेटा, ठीक है। अमित कह रहे मैं भी रोता हूं। बेटा, मेरा मन है एक कहानी सुनाने का, लेकिन ये एमसीक्यू भी है आपका, लेकिन मेरा मन है एक कहानी सुनाने का। कहानी इतनी अच्छी है ना कि आपको भी समझ में आ जाएगा कि ये संवेदनाएं क्या होती है, सेंसेशन क्या होता है। बोलिए गुलशन, आपका डाउट क्या है? बेटा, एक हुए हमारे मोहन राकेश, ठीक है। मीना, कहानी गौर से सुनिए, ये सब आप लोगों के लिए है। मैं जो कुछ भी बयां करता हूं, जो उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, वट एवर आई एग्जाम्पल्स गिवन टू यू, all these are meaningful and relevant for your further life and career and for your personality and sensation. बिना इमोशन के जिंदगी में कुछ नहीं होता। सर अब रहने दीजिए, नहीं तो मैं और आप में बहुत सारे दोस्त रोने लगेंगे, कृपा कह रहे हैं। सुन लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है। सभी लोग, हमारे बेटियों और बेटे, सब सुनिए। आप हम सब जानते हैं मोहन राकेश हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए। इन्होंने कई नाटक लिखे, ड्रामा वाली किताबें लिखी हिंदी में। आधुनिक समय के नाटककार थे। जिंदगी में उनकी बड़ी उलझन थी, असफलताएं बहुत हाथ लगी। पढ़ाई लिखाई कैरियर बनाने के लिए दिल्ली आए थे। मोहब्बत हुई दिल्ली में, मोहब्बत टूट गया, घर टूट गया, रिश्ते बिखर गए। पर उनसे जो जीवन का अनुभव हुआ, अपने दर्द को साहित्य का रूप दे दिया। ये मोहन राकेश एक लहरों के राजहंस नाम का नाटक ड्रामा लिखे, और दूसरा लिखे आधे अधूरे। ये जो मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं, उसमें जो टूटन होती है, तनाव होता है, गुस्सा होता है, जीवन जीने की जो मशक्कत होती है, उसके ऊपर कहानी है। मिडिल क्लास का शहर में कैसे
तंगी के जीवन में जीते हैं, तनाव में जीते हैं। उसका नाम है नाटक आधे अधूरे। और उन्होंने एक नाटक लिखे जिसका नाम है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। आप हम सब जानते हैं आषाढ़ का महीना होता है और सावन का महीना, तो आषाढ़ में भारी बारिश होती है, झूम के वर्षा बरसती है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। कहानी की शुरुआत देखिए बेटा, 10 मिनट लूंगा, घबराइएगा मत। कहानी की शुरुआत देखिए। नाटक है पर हम 10 मिनट में कहानी को खत्म कर देंगे। हल्की फुल्की बारिश हो रही है और एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को, गाय को चरा रहा है और चरवाहिने भी हैं और भीगने से बचने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। और वो जो चरवाहा है वो बचपन का कालिदास है, कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, कितनी बड़ी बड़ी मेघदूतम जैसी किताबें लिखी। तो कालिदास चरवाहे के रूप में है और बारिश में भीगने से बचने के लिए इकट्ठा हुआ है। वहां पर एक चरवाहिन भी है, एक लड़की भी है। दोनों में प्रेम हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाता है ड्रामा में, संकेत है रिलेशन बना होगा, यह संकेत है, दैट्स ओके। लेकिन एक राजा आता है वहां देखने उखने के लिए और सुनता है ये चरवाहा गीत बड़ा अच्छा गाता है। वो पता लगाता है कि ये चरवाहा कौन है। उज्जैन का राजा है और वो राजा पता करता है कि ये जो है कालिदास अपने मामा के यहां रहता है, अनाथ है। तो अपने मामा के यहां से उसको बोलता है तुम चलो मेरे दरबार में तुम गीत गाना, लिखना, विद्वान हो। उसको दरबार ले जाने के लिए राजा अपना भेज देता है कारिंदे को कि लेके आ जाओ, उज्जैन के दरबार में रहेगा अब ये। उसके गीत वगैरह सब बड़े अच्छे। याद रखिएगा, वो जो लड़की है वो कहती है जाओ। कालिदास कहता है मैं नहीं जाऊंगा तुमको छोड़ के। वो लड़की कहती है नहीं जाओ। ये कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो लड़की कहती है जाओ, कैरियर का सवाल है। फिर कैरियर नहीं बनेगा, राजा के दरबार में जा रहे हो, अपना कैरियर बनाओ, जाओ, लेकिन आते रहना। वो चला जाता है, लेकिन चला तो जाता है लेकिन महल के चक्काचौध में रह जाता है। लड़कियां, स्त्रियां, वहां भी एक शादी कर लेता है और वो भूल जाता है उस गांव की लड़की को। ये गांव की लड़की अनाथ है, उसकी दादी उसको पालती है, फटे चिटे कपड़े पहनती है, जैसे तैसे रहती है। लेकिन अब समय इतना ज्यादा गुजर गया, कालिदास आया नहीं और पेट की उभार अब वो छुपा नहीं सकती। बात इशारे में है, पेट की उभार वो छुपा नहीं सकती। अब लोगों को बताना पड़ेगा कि इसका बाप कौन है। शादी। दादी बहुत उसको परेशान करती है कि तुमने ये क्या कर दिया, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। लेकिन वो कहते हैं कालिदास आएगा। और कालिदास राइटिंग करते थे तो वो चरवाहिन की तौर पे जो जाते थे, तो याद रहे वो भोजपत्र, एक पेड़ होता है भोजपत्र, पैपरिस, जिसके पत्ते पर उस जमाने में लिखे जाते थे। तो वो भोजपत्र को जंगल से इकट्ठा करती थी और रोज लाती थी और उसको बार बार देखती थी, बार बार, और जमा करके रखती थी कि कालिदास आएगा और इस पर कहानी लिखेगा, लिटरेचर लिखेगा। कालिदास का वहां लाइफ टूट गया, फूट गया। इधर देखते हैं कालिदास आता है बहुत दिन के बाद। बारिश की बात है क्योंकि कहानी बारिश से शुरू हुई और बारिश है, रात का वक्त है। कालिदास का सब लूट चुका है, शादी विवाह सब टूट चुका है, परेशान है। अब ये कालिदास आता है गांव में, शाखल खटखटाता है, जंजीर खटखटाता है तो दरवाजा खुलता है और एक आदमी मुंह छुपाए हुए निकलता है। उसका नाम है विषम। कालिदास बड़े हिसाब किताब से घुसता है, हम्बल मैन की तरह। दादी उसकी मर चुकी है और एक लेडीज है जैसे तैसे गरीब सामने है और घर के अंदर बच्चे की रोने की आवाज है।
ये बड़ा हिम्मत करके जाता है। वो वही लड़की है जो मां बन चुकी है। वो लड़की कहती है कालिदास को, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार की, तुम नहीं आए। मुझे इस बच्चे को नाम देना था ताकि इसको कोई आवारा ना कहे, बिना बाप का ना कहे। इसलिए तुम्हारा मित्र जो है उसने मेरी मदद की। मेरी दादी मर गई पर उसने मदद की और मुझे कहा कि कोई बात नहीं, इसे बाप का नाम चाहिए ना, तो मैं नाम बदनाम नहीं होने दूंगा कालिदास का, मैं ये नाम देता हूं, मैं इसका बाप हूं, ये मैं कह दूंगा समाज को कि मैं इसका बाप हूं। जबकि उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाया विषम ने, पर कहा कि मैं इसका बाप हूं इस बच्चे का। तो वही विषम चला गया कि कालिदास आ रहा है, और वो सारी बातें बताई कालिदास को। ये परिस्थितियां थी गांव की, घर की, तो मुझे नाम देना। वो जो गया है वो विषम ही है, पर तुम अब आए, सब लुट चुका है, अब मैं किसी और की हूं। और फिर वो बच्चा रो रहा है तो उसको लेके आती है गोदी में दूध पिला, और फिर घर में जाती है रोते हुए, और जितने भोजपत्र इकट्ठा किए हुए थे वो सब लेके आती है, और उस भोजपत्र को कालिदास के सामने रखती है कि ये लो, तुम एक बड़ा साहित्य लिखना, एक बड़ा साहित्य लिखना। कालिदास एक एक पत्र को उठाता है, एक एक पत्र को, जिस पर सैकड़ों सैकड़ों आंसू की बूंदें गिरी हुई हैं, जैसे मेरे गिर रहे हैं। और फिर कालिदास एक ही बात कहता है कि सबसे बड़ी कहानी लिखी जा चुकी है ये आंसुओं के बूंदों से, मुझे अब कोई कहानी नहीं लिखना। दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ दिस स्टोरी टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बीइंग। इसलिए यथार्थ बहुत अजीब दशा होती है, रियलिटी ऑफ लाइफ। तो जिंदगी का जो यथार्थ है बेटा वो अलग है, आदर्शों से जीवन नहीं चलता, यानी आइडियोलॉजी से लाइफ नहीं चलती। वॉट एवर द रियलिटी यू हैव टू फेस, ये आंसू की कीमत है। ये कई कहानियां बयान करता है। मैंने तो एक छोटी सी कहानी भगत सिंह की बताई, जितनी मेरी जुबान नहीं कहती उतना ये आंसू कह देता है। दिस इज द लाइफ। बात समझ में आई? यही मैं बताना चाहता था। तो अपने जीवन में कभी भी संवेदनाओं को मरने मत दीजिएगा। जिस दिन संवेदनाएं मर गई उस दिन कालिदास मर जाएगा, वो स्त्री मर जाएगी, वो बच्चा मर जाएगा, और भगत सिंह नहीं रहेगा। इसलिए संवेदनाओं को जिंदा रखना है। दिस इज द लाइफ। ठीक है, तो चलिए, नहीं रोइए सर। मोनू कह रहे हैं समय सर समाज में नहीं आया, समझ में नहीं आया। बड़ा सांकेतिक कहानी है बेटा। कालिदास तो तुतराते थे ना सर। हां बेटा, ठीक है। तो बिल्कुल भगत सिंह के लिए तो लव आपके दिल में है, हरे राम। बिल्कुल सही काली, बिल्कुल सही बेटा, तो याद रखिएगा। थैंक यू सर। ठीक है, तुलोत्मा थी, एक तुलोत्मा नाम की थी राजकुमारी, उससे शादी हुई थी कालिदास की, ऐसा कहते हैं। और गांव में जो उसकी प्रेमिका थी उसके ऊपर ये कहानी है बेटा, ये लाइफ है। सर मैं शब्दों में क्या बोलूं, भगत सिंह जी को लव मेरे दिल से है। ठीक है सर, नहीं रोइए। थैंक यू सर। कहानी सुनाया हूं बेटा, और मैं जो भी काम करता हूं दिल और दिमाग को सिंक्रोनाइज करके करता हूं, तभी तो ये जज्बात सदियों से आज भी मेरे सीने में दफन है। और कभी कभी कुरेदता हूं तो ये दफन जो है वो जी उठता है, और यही हमारे लिए कयामत की बात होती है। फिर हम उससे रूबरू हो जाते हैं, फिर कहते हैं सो जाओ मेरे दर्द सो जाओ, जब जरूरत होगी मुझे तकलीफ होगी तो दर्द का